हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12, जिसका शीर्षक है संविधान का निर्माण। संविधान से संबंधित एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का संविधान वो एक बहुत ही विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद थे जब इसकी शुरू में इसको बनाया गया। और इसी तरह से इसमें अनुसूचियों की संख्या और इसके बनने में लगा समय, जैसे कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल, ये सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान निर्माताओं के सामने कौन कौन सी समस्या रही हैं संविधान निर्माण के समय में। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथक निर्वाचिका की समस्या, कि जो भारत के कुछ प्रांत या कुछ क्षेत्रों से लोग किस चीज की वो अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। तो इस बारे में मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के पक्ष में 27 अगस्त 1947 को प्रभावी भाषण दिया है। तो इस भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह होती है और उन्हें चाहकर भी अपने आसपास से नहीं हटा सकते, क्योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिलकर ही एक समाज का निर्माण करते हैं। यानी कि जो संख्या में कम है, हम उनके महत्व को नकार नहीं सकते, वो भी बहुसंख्यक की तरह ही समान महत्वशाली हैं या महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातें उस टाइम पे हुई हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच निर्वाचिका या निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही उस टाइम पे मुख्य समस्या रही है, जबकि अलग रास्ता निकाल लिया गया था। फिर भी भारत में जैसे कुछ मुस्लिम रह गए थे और उन मुस्लिमों के लिए ही, या जैसे अन्य धर्मों के लोग भी, सिख ईसाई, तो ये सभी क्या है, अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। तो इस बात पे समस्या बनी हुई थी। तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित के बयान से क्या हुआ, समाजवादी भड़क गए। वो क्यों भड़के? क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों को महत्व ज्यादा दिया जाता है तो वो इसलिए भड़के कि ज्यादातर जो समाजवादी हैं वो पृथक निर्वाचिका लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजी साजिश मानकर चल रहे थे। यानी कि ये लोग क्यों भड़के? क्योंकि अलग निर्वाचन क्षेत्र अगर अलग दे दिया गया इनको, अल्पसंख्यकों को, तो वो समाज से हटते चले जाएंगे, ये उनका मानना था। दूसरा, सरदार पटेल जी इस बारे में क्या कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका जो है एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से देश के टुकड़े कर दिए हैं और भीषण रक्तपात को जन्म दिया है। ये भीषण रक्तपात हिंदू और मुस्लिम का जो विभाजन के समय हाल हुआ था, तो उसी के कारण रक्तपात की ये पटेल जी बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ एनसीईआरटी से कुछ वक्तव्य लिए गए हैं, तो ये पटेल ने जो कहा है पृथक निर्वाचिका के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए क्योंकि हमारे लिए ये इच्छा है। यह बात बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से सुन रहे हैं, और इसी आंदोलन के कारण हम एक विभाजित राष्ट्र बन चुके हैं। क्या मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? ऐसा भी दिखा दे तो मैं आपकी बात मानूं, लेकिन अगर ऐसे अभागे देश में विभाजन के बाद भी अगर इस तरह की व्यवस्था की मांग की जाए, यानी कि पृथक की, तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ भले की बात नहीं है, बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं एकदम। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते क्या हो गए, वो शरारत का बीज बो गए। यानी कि ये जो निर्वाचिका का जो सवाल है वो लोगों के मन में डाल गए और इसे हम और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा अंग्रेजों ने, बल्कि उन्होंने तो अपनी शासन की सुविधा के लिए कह दिया था कि वे यहीं पर जमकर लोगों को बांट के शासन कर सके। मगर वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं। यानी कि निर्वाचिका की अब हम इसे बाहर निकालेंगे या नहीं, ये हम पे ही डिपेंड करता है।
इसी तरह से गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव न केवल देश के लिए अपितु ये अल्पसंख्यक हैं इनके लिए भी हानिकारक है। वह बहादुर के उस विचार से सहमत नहीं कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। तो इस तरह से जो समाजवादी हैं और जो अन्य उस टाइम के भारतीय नेता हैं वो क्या नहीं चाहते थे, वो गांधी की तरह ही अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं देना चाहते थे। वो इसलिए नहीं चाहते थे जैसे कि हर एक जो नेता है वो अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। अब जो बहुसंख्यक हैं वो देश के अल्पसंख्यकों की समस्या को समझे और उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। मतलब ये अपील की है लोगों से। इसी तरह से पंत जी अलग निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। वे इसे आत्मघाती मांग यानी कि अपने आप को मारने देने वाली मांग और जो उन्हें अलग कर देगी सब दलीलों के पीछे एकीकृत राष्ट्र के निर्माण की चिंता उन्हें लगी हुई थी। राजनीतिक एकता के लिए प्रत्येक समूह को एक साँचे में ढालना जरूरी था। प्रत्येक समूह मतलब इसमें बहुसंख्यक भी और अल्पसंख्यक भी। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा लेकिन नागरिकों को भी राज्य के प्रति निष्ठा का वचन देगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नागरिकों को अधिकार तो दिए जाएंगे लेकिन नागरिक भी इसी तरह से अपने राज्य के प्रति अधिकारों के जागरूक रहेंगे। पंत जी क्या कहते हैं कि हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी भी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि एक समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। हमें याद करना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक का ही होता है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था तो उस समय भी बहुत सारे जो राष्ट्रवादी हैं उनके अंदर भी यह बहस समाये हुए था और उनके सिर उठा के बोल रहा था, क्या कह रहा था कि शेर निष्ठाएं, हमारी जो निष्ठाएं हैं एक देश के एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए वो खंडित हो जाएंगी और शक्तिशाली राष्ट्र हमारा स्थापित नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे हिंदू ही ऐसा सोच रहे थे। सभी मुस्लिम भी इस पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। मतलब वो भी नहीं चाहते कि उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। बेगम एजाज रसूल है वो ये कहती है कि पृथक निर्वाचिका है वो आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे यानी कि उनसे अलग हो जाएंगे। जब उनके लिए अलग सारी चीजें होगी तो वो उनसे अलग ही हो जाएंगे। 1949 तक ज्यादातर सदस्य पृथक निर्वाचिका को क्या मान रहे हैं, अल्पसंख्यक जातियों के खिलाफ माना है। ठीक है, जैसे कि समाजवादी भी ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ जैसे इसमें बेगम एजाज रसूल भी ऐसा ही मानती है कि ये उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी कुछ उस टाइम पे नेता थे जो इस प्रस्ताव पे सहमत नहीं थे। तो इस तरह के जो प्रस्ताव हैं वो पेश किए गए लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं था। अब इसी तरह से एक किसान आंदोलन के नेता हैं NG रंगा, उसने उद्देश्य प्रस्ताव, ये किसने, जैसे कि इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो उनका स्वागत किया है उन्होंने और कहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पे की जानी चाहिए। मतलब उनको आर्थिक लाभ देने के लिए, ठीक है, आर्थिक स्तर का मतलब उनको आर्थिक लाभ देने के लिए उनको अलग रखना चाहिए, न कि उनके लिए क्षेत्रीय अलग बांट दिए जाए। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच की जो खाई है उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित किया है लोगों का। मतलब ये कि जो भी उनके प्रतिनिधित्व का दावा कर रही हैं आम जनता और उनके बीच में जो खाई है उसको मतलब कम करने की कोशिश की जाए, ये रंगा ऐसा चाहते थे। उन्होंने ये भी पूछा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आम जनता का, लेकिन जनता खुद सभा तक नहीं पहुंच रही थी। जब हम उनके हिमायती होकर उनके पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश कर सकते हैं तो उनको भी यहाँ तक लाने की जरूरत होनी चाहिए। इसी तरह से रंगा ने आदिवासियों को भी इस समूह में गिनाया है और इसी समूह का एक वक्ता है जयपाल सिंह। ठीक है, तो आदिवासियों के समूह के वक्ता थे जयपाल सिंह। उन्होंने क्या है उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि पिछले 6000 सालों से उनके समूह को मानित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आदिवासी कहकर, उन्हें पिछड़ा कहकर, क्या कहकर, पिछड़ा कहकर अपमानित किया जा रहा है।
और जंगल और चरागाहों से भी विस्थापित, यानी कि उनको जंगल छोड़ने के लिए और चरागाहें जहाँ पशुओं को चराते हैं वो छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। इस तरह से जयपाल सिंह जो है पृथक निर्वाचिका के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन उनका यह मानना था कि विधायिका में अगर विधान पालिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की आवश्यकता वो चाहते थे, यानी कि उनके लिए अलग से सीटें चाहते थे कि उनका भी हिस्सा हो विधायिका में। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं, निर्वाचिका अलग नहीं चाह रहे हैं वो सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि विधान जो विधायिका है उसमें अलग से उन्हें सीटें मिल जाएं। और इसी तरह से वो कहते हैं कि हमें हजारों सालों से दबाया गया है, जैसे कि अभी अभी उन्होंने बात की है 6000 सालों से उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अम्बेडकर हैं उन्होंने क्या है दलित जातियों के लिए इस पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ऐसा करने से वे बाकी समाज से अलग हो जाएंगे। तो वो इस बात पे उन दोनों में मतलब संविधान निर्माण के दौरान वो दोनों में अनबन ही रही है, मतलब एक मत हो नहीं पाए हैं पूरी तरह से। इसी तरह से मद्रास के जे नगप्पा हैं वो कहते हैं कि हम हमेशा कष्ट उठाते आए हैं और आगे भी ऐसे ही उठाते रहेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और हमें पता है कि हमें अपनी बातें कैसे मनवानी है। मतलब ये भी क्या कहना चाहते हैं कि वे अल्पसंख्यक नहीं, क्योंकि आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% के लगभग है, अल्पसंख्यक नहीं है वो, और उनको इतना भी पता है कि वो अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर और जैसे कुछ आंदोलन करके, जैसे कि गांधी जी ने हिंसात्मक आंदोलन का सहारा लिया है, तो इसी तरह से वो सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे, उनके अनुसार वो ऐसा कहना चाहते हैं। अब समाज और राजनीति ने क्या किया है, उनको हाशिए पे रखा है, इस तरह से दबाया गया है कि उनके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है। किसके प्रति? उनके अपने हिस्से के प्रति जागरूकता के लिए काम करना। ठीक है, कि राजनीति में भी वो हिस्से के प्रति जो जागरूकता है उसका काम करना छोड़ दिया है उनके दिमाग ने, और जो समाज ने रीति रिवाज बनाए हैं, जो बहुसंख्यकों ने उनको दबाया है, तो उसी तरह का मन उनका बनता चला गया। अब राज्य की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। संविधान सभा में इस बात पर भी बहस हुई कि शक्तियां किसे दी जाए, केंद्र या राज्य को। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में रहे हैं। मसौदे में 3 सूचियां तैयार की गई हैं, तो वो कौन कौन सी सूचियां हैं जान लेते हैं। जैसे कि केंद्रीय सूची, और इस सूची में क्या है, इसके विषय पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और दूसरी है राज्य सूची, इसके विषय केवल राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। और समवर्ती सूची ये ऐसी सूची है जिन पर दोनों की जिम्मेवारी होती है और संघों की तुलना में ज्यादातर केंद्रीय नियंत्रण में रखे गए। इस सूची के विषय अनुच्छेद जो 356 है वो ये कहता है कि गवर्नर की सिफारिश पर राज्यों के सारे अधिकार केंद्र के हाथों में। और इसी तरह से करों के बारे में, कर भी किस तरह से बटे हुए हैं। सीमा शुल्क और कंपनी से जो कंपनी कर हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको केंद्र सरकार की आय का साधन माना गया। आयकर और आबकारी शुल्क जो है उसका बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों में किया गया। अब इसके अलावा राज्य सरकार को क्या मिला, कि कहां से उसको आय प्राप्त हो रही थी, ये भी जान लेते हैं। तो राज्य सरकारों को जमीन कर, ठीक है, किससे? जमीन कर, संपत्ति कर, बिक्री कर और बोतल बंद शराब से कर वो ले सकते थे। मतलब इन चीजों की बिक्री से उन्हें राज्य सरकार को आय प्राप्त। अब केंद्र बिखर जाएगा। जब हम शक्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं तो केंद्र कैसे बिखरेगा। तो मद्रास का सदस्य है के संतरम, उन्होंने राज्य को शक्तिशाली बनाने की हिमायत लेते हुए कहा कि न केवल राज्यों बल्कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। यानी कि वो ये मानते थे कि सारी शक्तियां केंद्र को देने से वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा और उसके दायित्वों में कमी करके राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मतलब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि शक्तियां जो हैं वो राज्य को दे दी जाए। ठीक है। अब संतनम ये भी मानते थे कि राजकोषीय प्रावधान राज्यों को पंगु बना देगा। जैसे अभी अभी हमने बात की है कि कौन कौन से कर राज्य सरकार को कहां से
आय प्राप्त हो रही है सिर्फ जमीन कर से, संपत्ति कर, बिक्री कर और बोतलबंद जो शराब है उसको बेचने से कर ले सकती थी राज्य सरकार। तो सिर्फ थोड़ी सी आय इनसे प्राप्त होगी और ज्यादातर कर केंद्र सरकार को दे दिए गए। केवल राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत रह गया। तो इससे जो है जो राज्य सरकार है वो क्या हो जाएगी, बिना पैसे के राज्य में विकास परियोजनाएं अटक जाएंगी और उन पे काम नहीं होगा। यानी कि राज्य सरकार बिना पैसे के कैसे राज्य में विकास कर पाएंगी। संतनम इसी तरह से चाहते थे, अगर यदि शक्तियां बिना जांच पड़ताल के ऐसे ही वितरित कर दी गई तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा और कुछ ही सालों में सारे प्रांत जो हैं वो केंद्र के विरुद्ध भी होते चले जाएंगे। मतलब वो दोनों तरह की बातें कर रही हैं, ठीक है। एक तरफ तो वो शक्तिशाली केंद्र की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ शक्तियों के बंटवारे पे उन्हें चिंता भी है। अब हमें कैसे केंद्र की आवश्यकता है, एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। इस बारे में कौन कौन सा नेता अपनी बात कह रहा है जान लेते हैं। अम्बेडकर ने घोषणा की कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहिए। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की हिमायत की गई है। सड़कों क्यों बनाया गया केंद्र शक्तिशाली, इस बारे में क्योंकि जो सड़कों पे उस टाइम पे हिंसा चल रही थी तो सभी शक्तिशाली केंद्र चाहते थे ताकि सांप्रदायिक हिंसा को खत्म कर सकते, ठीक है। अब गोपाल स्वामी अय्यर और बाल कृष्ण शर्मा ने भी केंद्र को शक्तिशाली बनाने पे पूरा जोर दिया है और इसी तरह से जोर देते हुए वे आगे कहते हैं कि योजना बनाकर देश का विकास कर सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, उचित शासन व्यवस्था बना सके और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सके। इसलिए वो केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। अब आते हैं संविधान सभा में राष्ट्र की भाषा क्या हो, इस बात पे बहस चल रही थी। तो एक नए राष्ट्र के निर्माण में भाषा के मुद्दे पर संविधान में बहस थी कि राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। गांधी जी क्या चाहते थे कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हुई थी और उनका मानना था कि यह भाषा हिंदुओं और मुस्लिमों को एक कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, 19वीं सदी के अंत में हिंदुस्तानी भाषा जो है वो बदलती चली गई और हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। इसका रीजन रहा है कि अरबी और फारसी के शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश टाइम पे की गई है और दूसरी ओर उर्दू फारसी के जो भी नज़दीक है वो होती जा रही थी। उर्दू भाषा में ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से भाषा की समस्या भी उस टाइम पे संविधान सभा निर्माताओं के सामने बनी हुई थी। अब हिंदी की हिमायत किन्होंने की है तो इस बारे में बात कर लेते हैं। संविधान सभा के प्रारंभिक स्तर में आर.वी. धुलेकर है, उन्होंने कहा कि हिंदी को संविधान की निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभी हिंदी नहीं जानते तो उत्तर में उन्होंने पलटवार जवाब दिया था कि जो हिंदी नहीं जान सकते उन्हें सभा में आना ही नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें सभा छोड़ने का अधिकार है। तो इस बात पे बहुत बहस हुई और लोग उनसे नाराज भी हुए, अन्य नेता नाराज भी हुए। सभा में भाषा के मुद्दे पर 3 साल तक सदस्यों में गतिरोध पैदा होता रहा। 12 सितंबर 1947 को धुलेकर के बयान पर फिर बवाल मच गया। संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के सवालों पर एक फार्मूला बना दिया था। वो फार्मूला क्या था? समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, लेकिन इसे घोषित नहीं किया। इस समिति ने सिर्फ उसे क्या है सुझाव दिया, लोगों को मतलब इसमें बांध दिया। अब समिति क्या कहती है कि हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी हैं उन लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना चाहती थी, ठीक है। तो इसलिए वो लोगों को नाराज नहीं करना चाहती थी और सभी सदस्य एकमत होके हिंदी को स्वीकारे। इसलिए 15 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजी को कामकाज की भाषा रख दिया और समिति हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर देती है, सामंजस्य बनाना चाहती। लेकिन धुलेकर क्या है अपने उसी अंदाज में हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने पे जोर देते रहे और इस जोर से अन्य जो नेता हैं वो नाराज हुए, ठीक है। तो इस नाराजगी में
वो क्या है, उनके साथ इसी तरह से बहस होती रही और आगे ऐसे ही बात बढ़ती रही। अब वर्चस्व का भय, कैसा वर्चस्व, जैसे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या नहीं, इस बारे में भी जान लेते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। हिंदी विरोधी लोग कहते हैं कि हिंदी के जरिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है, लेकिन गांधी जी के कहने पर फिर भी हिंदी का प्रचार किया गया, विरोध का सामना भी किया गया, हिंदी भाषा के स्कूलों को खोला गया और हिंदी को पढ़ाया गया। बम्बई का शंकरराव देशमुख है, उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कांग्रेस और महात्मा गांधी के अनुयायी होने के नाते ही उन्होंने मान लिया, लेकिन दिल से वैसा नहीं मान सकते कि ये एक राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो इस तरह से इस भाषा के प्रश्न पे सभी नेताओं में सहमति नहीं थी। कुछ हिंदी भाषा के पक्ष में थे, कुछ विरोधी थे जो नहीं जानते थे। अब निष्कर्ष क्या है इस लेसन का कि भारतीय संविधान बहुत विविधों और परिचर्चा के बाद बनकर तैयार हो गया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही है, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता पर बल, धार्मिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। संस्कार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो कि 29 से 30 में दिया गया है, और समानता का अधिकार 14 से 17 में। इस तरह से जो भारतीय संविधान है वो बन के तैयार हुआ है, और धार्मिक जो है स्वतंत्रता देता है, संस्कृति का अधिकार देता है। तो ये सब है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।